हरे कृष्णा। मैंने आपको लास्ट टर्म पे मार्जिनल कॉस्टिंग यानी ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें ऑलमोस्ट काफी कुछ पढ़ लिया था हम लोगों ने, और क्वेश्चंस भी मैंने आपको शायद 6 क्वेश्चंस दिए थे। कोई क्वेश्चन हो पाए? सारे हो गए, बस कौन सा बचा? फोर्थ। हाँ, फोर्थ वाले में तो हमें पता है क्यों बचा होगा, और बस बाकी हो गए। वेरी गुड। और कुछ 6 का सेकंड, ठीक है। अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब एक बार बताते जाना। तो पहले एक बार ना एक दो चीजें और बतानी थी। एक तो पीवी रेशियो की थ्योरी पढ़ा देता हूं आपको। पीवी रेशियो जैसा कि नाम बता रहा है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये रेशियो क्या है सर? द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल इज नोन एज पीवी रेशियो। आप फॉर्मूला अगर ध्यान से देखेंगे तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन टू सेल पीवी रेशियो है। वही चीज ऊपर पहली लाइन में लिखिए, द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल इज नोन एज पीवी रेशियो। और भी सर इसके नाम है क्या? मार्जिनल इनकम रेशियो भी बोलते हैं। देखिए, सेल में जब वेरिएबल कॉस्ट हटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। वेरिएबल कॉस्ट का एक नाम होता है मार्जिनल कॉस्ट। सेल में जब मार्जिनल कॉस्ट हट जाती है तो ये जो कंट्रीब्यूशन होता है, इसका एक और नाम होता है मार्जिनल इनकम। सेल में जब मार्जिनल कॉस्ट हटा दी तो मार्जिनल इनकम, जिसको आप कंट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, तो इसलिए इसको मार्जिनल इनकम रेशियो के नाम से भी बोला जाता है, या कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो तो बोला ही जाता है। या फिर इसका एक और नाम होता है, जैसे ये वेरिएबल कॉस्ट है तो ये कंट्रीब्यूशन का एक और नाम क्या हुआ? वेरिएबल प्रॉफिट, तो वेरिएबल प्रॉफिट रेशियो। ये सब इसके नाम है, बट ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं 99% वो क्या यूज करते हैं? पीवी रेशियो। आमतौर पे परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड होता है, इसलिए मल्टीप्लाई 100 कर रहे हैं। एंड इट इज द रेट एट विच प्रॉफिट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम। 3 फॉर्मूले हैं इसके। पहला फॉर्मूला तो लास्ट टाइम पे आपने देखा था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। अगर मान लो आपको कभी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हो तो क्या दिया हो? मान लो आपको 2 पीरियड की सेल दी हुई है और 2 पीरियड के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। लेट्स से आपको पीरियड 1 की सेल दी हुई है 1 लाख रुपीस सेल, और प्रॉफिट दिया हुआ है 5000। पीरियड 2 की सेल दी है 5 लाख और प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000। अब आपसे कह रहा है इतना डेटा देके कि सर आप पीवी रेशियो बता दीजिए। अब ऐसे में अगर हम कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन नहीं पता। कंट्रीब्यूशन निकल भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बताते, कुछ तो बताते, कुछ भी बताए नहीं। ऐसे में हमें यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। यानी दोनों पीरियड के जो प्रॉफिट्स हैं उनका डिफरेंस वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? सेल का डिफरेंस। और फिर इनटू 100 इसलिए करते हैं क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। तो अगर 2 साल का कभी डेटा दिया है तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे ही एक और फॉर्मूला है, अगर कभी आपको 2 साल का कंट्रीब्यूशन 2 साल का सेल दी है तो आप चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100 भी कर सकते हैं। वैसे ये तीसरा फॉर्मूला बहुत रेयरली यूज होगा, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन या सेल दिया होगा तो आप पहला ही यूज कर पाएंगे, पहला ही यूज कर लेंगे, तीसरे की जरूरत नहीं, आंसर एक ही आएगा। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल ही कर लेंगे, क्यों? हम चेंज करेंगे, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल। तो आप केवल 2 भी याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 3 है लेकिन आप 2 याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा। एक ये कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, एक चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। सपोज करो किसी की सेल है 10 लाख रुपीस की, और क्वेश्चन उसका पीवी रेशियो आपको दे रहा है 25% का। पीवी रेशियो निकाल के दे दिया और आपसे कह रहा है सर आप कंट्रीब्यूशन बता दीजिए। अब हम क्या बताएं भाई, कंट्रीब्यूशन और सेल देता तो हम पीवी रेशियो बता देते, बट आपने हमको पीवी रेशियो दे दिया, सेल दे दिया और कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है। क्या करें? फॉर्मूला लगा सकते हैं, पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100 तो भी आ जाएगा क्या? देखते हैं जरा।
पीवी रेशियो की जगह 25 लिख दिया, कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल में 10 लाख इंटू 100 हो जाएगा। यानी इसको अगर सॉल्व करें तो क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 10 लाख और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 25 मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपॉन 100। ये समझ पा रहे हैं, कितना आता है 2,50,000। इन शॉर्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपने किया क्या, ये चीज, ये 10 लाख क्या था सेल, और ये 25 क्या है परसेंट का मतलब अपॉन 100 इसलिए किया है। यानी अगर हमको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो हम इतना झमेला करेंगे ही नहीं। कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेल इनटू पीवी रेशियो होता है। कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेल 10 लाख इंटू पीवी रेशियो 25% लिख लो या 25/100 लिख लो, एक ही बात है, 2.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन आ गया। मतलब कभी भी आपको अगर सेल पता चल जाए और पीवी रेशियो पता चल जाए तो आप कंट्रीब्यूशन बहुत आराम से निकाल सकते हो। सेल मल्टीप्लाई पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन होगा। जब पीवी रेशियो ज्यादा होगा तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, कि जब पीवी रेशियो कम होगा तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। जब पीवी रेशियो ज्यादा होगा, भाई 25 है, अगर 30% पीवी रेशियो है तो कंट्रीब्यूशन 3 लाख हो जाएगा इस केस में, 40% है 4 लाख हो जाएगा। क्या लगता है आपको, कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा कि जितना कम हो? जितना ज्यादा हो, यानी पीवी रेशियो जितना ज्यादा है उतना बेटर है। पीवी रेशियो जितना ज्यादा है उतना आपके लिए अच्छा है। यहां तक समझ गए? तो अगर ये क्वेश्चन आता है इतना, केवल ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, तो आप कर लोगे ना, कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे पक्का। अच्छा अगर मान लो इसमें कंट्रीब्यूशन ना पूछ के वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा होता तो कैसे बताते? सेल दे देता, पीवी रेशियो दे देता, सेल वही 10 लाख, पीवी रेशियो 25%, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा, वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा है। बताइए तो कितना, कितनी कितनी अमाउंट बताइए। आप सही बता रहे हैं लेकिन अमाउंट कितनी? 7.5 लाख। सभी लोग बताओ, अगर वेरिएबल कॉस्ट सेम क्वेश्चन में पूछे, कंट्रीब्यूशन पूछता तो आप 2.5 लाख बता ही रहे हो, बट अगर वेरिएबल कॉस्ट पूछता तो 7.5 लाख। नहीं, जिन बच्चों के नहीं चल रहा दिमाग, वही सेल में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो कंट्रीब्यूशन आता है। सेल 10 लाख है, पीवी रेशियो 25% है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 10 लाख का 25% यानी 2.5 लाख होगा। तो आपको दो चीजें पता चल गई हैं, क्या आप वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे? 7.5 लाख पक्का? ठीक है, तो अगर आपको सेल पता है, अगर आपको पीवी रेशियो पता है, तो कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा और वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जैसे पीवी रेशियो 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट 75% होगी। दुनिया में टोटल 100% होता है, तो अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 25% है, पीवी रेशियो 25%, मतलब कंट्रीब्यूशन सेल का 25% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट होगी सेल की? 75%। तो 10 लाख का अगर 75% कर देंगे 7.5 लाख, तो भी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? गया दिमाग में पक्का? अगर एग्जाम में आपसे कहता है कि सर, इधर लिख के बताता हूं आपको, सर सेल है वही, यही सेम फिगर लेते हैं, मान लो 10 लाख, पीवी रेशियो है सर वही 25%, एंड सर प्रॉफिट है हमारा 50,000 का। आपसे कह रहे हैं सर फिक्स कॉस्ट बता दीजिए प्लीज। कंट्रीब्यूशन आपको पता है, कंट्रीब्यूशन तो बता लेते हैं आप, कितना होता कंट्रीब्यूशन? 2.5 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट 7.5 लाख होती, कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख का। लेकिन उसने कहा फिक्स कॉस्ट बताओ, प्रॉफिट हम बता दे रहे 2 लाख। कैसे भाई? कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख में से आपने 50,000 का प्रॉफिट हटा दिया, बची हुई फिगर फिक्स कॉस्ट की है। पक्का? कंफर्म? तो अगर आपको ऐसे नहीं समझाना तो आप टेबल बना के भी कर सकते हैं कि सर सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। हमें यहाँ पे 10 लाख की ये पता है, 2,50,000 सर हम 10 लाख में 25% मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। प्रॉफिट 50,000 गिवन है, तो बची हुई फिगर ये कितनी होगी? 2 लाख रुपए की। फिक्स कॉस्ट 2 लाख आ जाएगी। यानी अगर सेल और पीवी रेशियो दिया, केवल दो चीजें दे दे, केवल दो चीजें, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। प्रॉफिट दे दे तो फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी। पक्का? और अगर सेल दे रहा है
वही 10 लाख, पीवी 25% और फिक्स कॉस्ट दे रहा है 2 लाख और कह रहा है सर आप प्रॉफिट बताइए। बताओ कितना प्रॉफिट? 50,000। कैसे भाई? कंट्रीब्यूशन आया 2.5 लाख का, 2 लाख की फिक्स कॉस्ट है, 2.5 लाख में 2 लाख गया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट होता है, तो 50,000 का प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, अगर ये सेम डेटा, इतना डेटा दे दे और प्रॉफिट ना पूछ के ब्रेक इवन पॉइंट पूछ ले तो बता लोगे कितना? ब्रेक इवन पॉइंट अगर पूछ ले, पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100, बताओ कितना? टू लाख अपॉन 25 इंटू 100, 8 लाख। इजी है, ब्रेक इवन का डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? क्या फॉर्मूला लगा है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी इंटू 100। अच्छा, अगर फिक्स कॉस्ट दे दे 2 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट जो आपने उठाया वही मान लेते हैं 8 लाख, और पीवी रेशियो पूछ रहा है एग्जाम में, तो क्या करें अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो बताओ? पीवी रेशियो का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल लगाएंगे? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल लगाएंगे? नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट दिया है और ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले में बाकी चीजें फिट कर देंगे। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, तो ब्रेक इवन पॉइंट की जगह लिख देंगे 8 लाख, फिक्स कॉस्ट में लिख देंगे 2 लाख, पीवी में पीवी लिखा रहने देंगे, इंटू 100। सॉल्व आप कर ही लेंगे, इतनी तो उम्मीद आपसे करिए 25% आ जाएगा, डेटा उसी से उठाया हुआ है। क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत? ओके। अब पीवी रेशियो आपने कहा जितना ज्यादा आएगा उतना अच्छा, हायर द पीवी रेशियो मोर विल बी द प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। पीवी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। ऐसा क्यों? पीवी रेशियो ज्यादा होने से प्रॉफिट क्यों बढ़ता है? क्योंकि कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। A higher PV ratio shows that rate of growth of contribution is faster than that of sale। यानी जितना ज्यादा आपका पीवी रेशियो है, इसका मतलब आप सेल बढ़ाएंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। अब इसमें एक टॉपिक आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। ये क्या होता है? कई बार आपने जीवन में लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार आज बाल बाल बचे। कभी सुना है ना? आपने भी हो सकता है बोला। इसका मतलब क्या होता है बाल बाल बचे? मतलब बहुत कम डिफरेंस से बचे। आज बिल्कुल जाने ही वाले थे, हम वॉक कर रहे थे, जैसे ही हल्का सा आगे हुए पीछे एक पेड़ गिर गया। इतना सा डिफरेंस था, 1 सेकंड का डिफरेंस था। अगर हम उसी जगह होते तो हमारे ऊपर ही गिर गया होता, पूरा ऑक्सीजन मिल गया होता। ये है बाल बाल बचे। जैसे कभी आप किसी पहाड़ी एरिया में गए है ना, या मान लो जैसे माता वैष्णो देवी की चढ़ाई आप चढ़ रहे हैं। अब तो उन्होंने बड़ा सेफ कर दिया है ना, वो ग्रिल्स वगैरह लगा दी है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। ऐसे 20-25 साल पहले इतना सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, खुला था मतलब। और उसमें जो खच्चर होता है ना, घोड़े में बैठ के जो लोग जाते हैं, वो बिल्कुल किनारे चलता था। हमको तो डर लगा, हम उसमें नहीं बैठते, मुझे डर लगा। अच्छा, जैसे आप मान लीजिए खुला है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और आप पैदल चल रहे हैं, तो ये इधर मान लेते हैं खाई है, ये बाउंड्री है ना, इधर खाई है और इधर रोड है, तो आप बिल्कुल ऐसे चलते, एक एक पैर इस पे कि थोड़ा बच के चल देगा इंसान, थोड़ा बच के चलेगा। क्योंकि अगर इस पे चल रहे हो और एक भी पैर लड़खड़ाया तो डायरेक्टली माता से मुलाकात हो जाएगी। तो इंसान थोड़ा बच के चलता है कि अगर थोड़ा सा लड़खड़ाए तो भैया ऐसे ही लड़खड़ाएंगे, यहां नहीं लड़खड़ा जाएंगे। ये जो आप थोड़ा सा बच के चल रहे हैं, दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जितना आप बच के चल रहे हैं। अब एफएम में ये कहां पे लागू होगी? मान लीजिए आपकी ब्रेक इवन सेल है 8 लाख रुपीस की, यानी अगर आप 8 लाख रुपए का माल बेचते हैं तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है, और आपकी एक्चुअल सेल है 9 लाख की, यानी आप प्रॉफिट में हैं कि लॉस में हैं? एक्चुअल सेल समझते हैं? एक्चुअल में 9 लाख का माल बेचा और आपने अपना ब्रेक इवन कैलकुलेट किया था 8 लाख का,
कि अगर 8 लाख का माल बेचते तो ना प्रॉफिट होता ना लॉस, लेकिन उससे ज्यादा आपने बेचा, 9 लाख का बेचा, तो प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस हुआ होगा? प्रॉफिट। बट गैप बहुत कम है, ये गैप बड़ा कम है। हो सकता है अगली बार आपकी सेल गिर जाए, कोई नहीं चाहेगा कि हमारी सेल ब्रेक इवन तक पहुंच जाए या उससे नीचे पहुंच जाए। ये जो गैप होता है एक्चुअल सेल में एंड ब्रेक इवन सेल में, ये होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस एक्चुअल सेल या टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन। एक्चुअल सेल ब्रेक इवन से, दिमाग लगा के बताना, एक्चुअल सेल ब्रेक इवन सेल से जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा, कि जितनी पास में होगी उतना अच्छा? जितनी ज्यादा होगी, कि मेरी ब्रेक इवन सेल है 8 लाख की और मेरा टर्नओवर है 8,000 करोड़ का। आप समझ रहे, 2-4 कस्टमर नाराज भी हो गए तो हमें टेंशन नहीं है ना। कई कई शॉप्स में आप जाते हैं, वो बड़े प्यार से आपको अटेंड करता है, 1 रुपए की टॉफी भी आपको चाहिए होती है तो आराम से आपको अटेंड करता है। कुछ कुछ शॉपकीपर वाले बड़े एरोगेंट अटेंड करते हैं, होता है ना। तो ये भी हो सकता है एक कारण कि उसकी सेल इतनी हो गई है, ठीक है तुम्हें नहीं लेना चाहो। कई कई लोग तो मना भी कर देते हैं, 5-10 रुपए का आपने आइटम मांगा, नीचे रखा है, भीड़ लगी, तो है नहीं चाहिए, है ना। 5 रुपए का अपने बच्चे के लॉलीपॉप मांगा और रखा है नीचे, नहीं है। जब 5 पे तो 500 का नोट पकड़ा होगे और फिर आधे घंटे वो। तो साहब अगर आपकी एक्चुअल सेल बहुत ज्यादा है, आपकी यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा है, तो ठीक है, आप अगर कम गिरेंगे भी तो ब्रेक इवन से नॉर्मली कोशिश है कि ऊपर ही गिरेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी केवल इतना ही है, टोटल सेल में अपन क्या माइनस कर दें? ब्रेक इवन। पढ़ के देखते हैं जरा, फॉर्मूला पहले पढ़ते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन या एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन। ये एक ही फॉर्मूला है, दो नहीं है, मैंने जानबूझ के लिख दिया। मैं इसलिए लिख देता हूं जैसे मैंने टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल लिखा और कोई बच्चा अगर बहुत महान है एग्जाम में एक्चुअल सेल दी है तो कह रहे नहीं सर टोटल सेल दी ही नहीं थी। ऐसे ऐसे महान है, इसलिए मैं जैसे जैसे अपने एक्सपीरियंस से सीखता जाता हूँ तो मॉडिफाई करता जाता हूँ। अब पढ़ के देखते हैं ऊपर क्या लिखा है। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल एंड ब्रेक इवन सेल। अगर आप फ्यूचर के लिए निकाल रहे हो तो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल कितनी सेल करोगे माइनस ब्रेक इवन, जो बीत गया उसके लिए निकाल रहे हो तो वो एक्सपेक्टेड बदल जाएगा एक्चुअल में माइनस ब्रेक इवन। सेल बियॉन्ड द ब्रेक इवन ब्रिंग्स प्रॉफिट। जितना आप ब्रेक इवन से ज्यादा सेल करोगे तभी आपका प्रॉफिट आएगा, और वही सेल जितनी ब्रेक इवन से ज्यादा है वो ही रिप्रेजेंट करती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला तो आपने देखा, टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालनी है तो क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आपको रुपीज में निकालना हो तो जैसे याद है आपको ब्रेक इवन भी दोनों में सिखाया था, यूनिट्स में भी रुपीज में भी। यूनिट्स में जब निकाल रहे थे तो फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर रहे थे, और जब रुपीज में निकाल रहे थे ब्रेक इवन तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर रहे थे पीवी रेशियो से। सेम मैनर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ऊपर फिक्स कॉस्ट नहीं रहती, प्रॉफिट रहता है, लेकिन जब हमें यूनिट्स में निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और हमें रुपीज में निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं पीवी रेशियो से। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, यूनिट्स में निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर दोनों सेल आपको दी है, टोटल सेल ब्रेक इवन सेल, तो आप माइनस करके भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। क्लियर? अच्छा बताओ, सेल है 10 लाख की, ब्रेक इवन है 8 लाख का, बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलो। 2 लाख, 10 माइनस 8, 2 लाख। और अगर आपसे कोई पूछता है कि सर मेरी जो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप बता रहे हैं 2 लाख, ये सेल की कितने परसेंट है? मेरी सेल की कितने परसेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यानी कितने परसेंट? 20%। तो क्या किया, बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन टोटल सेल इंटू 100। मतलब अगर कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे परसेंटेज ऑफ सेल पूछ रहा हो कि सेल की कितने परसेंट मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन टोटल सेल इंटू 100 कर देंगे। अगेन ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप याद करने बैठे, दिमाग लगा लेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर याद कर लीजिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के इतने सारे फॉर्मूले क्या पड़े? टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज ए परसेंटेज ऑफ सेल इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन टोटल सेल इनटू 100। क्लियर? एक काम और कर लेते हैं, ये हो गया आपका 8th पॉइंट। 9th एक लिख लेंगे दोनों नोट के बाद, नोट भी पढ़ा देता हूं, दोनों नोट के बाद एक 9th छोटा सा पॉइंट लिख लेंगे। लिखिए, required sales
ब्रैकेट में इन यूनिट्स इज इक्वल टू required sales in units is equal to fixed cost. आप एफसी ना लिखे पूरा लिखिएगा, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज होंगे. फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अपॉन, देखिए हमने डिवाइड किसको किया, दोनों को मिला करके, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है, एक और इसी के नीचे एक लाइन छोड़ के फॉर्मूला लिखो, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज इज इक्वल टू, बताओ क्या बन जाएगा फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में क्या हो जाएगा, हाँ पीवी रेशियो और ऊपर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज का इंपैक्ट हटाना पड़ेगा उसके लिए, अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100. अगर आप ये फॉर्मूला समझना चाहें तो मैं समझा भी सकता हूं, अगर समझना चाहें तो एक मिनट देख सकते हैं आप. देखिए हम सब जानते हैं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल लिख देता हूं, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, ये तो आपको बताइए, क्या ऐसा बोल सकते हैं टोटल सेल जो होती है वो ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन. ब्रेक इवन सेल का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यूनिट्स वाले की बात करिए अगर, तो यूनिट्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. दैट मींस टोटल सेल का एक फॉर्मूला बन सकता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. यही फॉर्मूला आपने लिखा है. रिक्वायर्ड सेल बोल दिया टोटल सेल को, कई बार सेल निकालनी होती तो रिक्वायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट बोल लो, डिजायर्ड प्रॉफिट बोलो. डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब अगर कोई हमसे कह रहा है कि सर हमें 2 लाख रुपए कमाने तो हम कितनी सेल करें, तो प्रॉफिट हो गया 2 लाख डिजायर्ड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट बोल सकते हैं, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. और अगर रुपीज में निकालना हो तो आपको पता है पीवी रेशियो. तो बेसिकली जब ब्रेक इवन का फॉर्मूला एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले को हम जोड़ देते हैं तो रिक्वायर्ड सेल का या टोटल सेल का फॉर्मूला बन जाता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितनी ज्यादा है उतनी अच्छा, कि जितनी कम है उतनी अच्छा, ज्यादा, और ब्रेक इवन जितनी कम है. अच्छा अगर किसी की ब्रेक इवन ज्यादा है, ब्रेक इवन निकली है फिक्स कॉस्ट अपॉन लेट्स से पीवी रेशियो से, या फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अपॉन कंट्रीब्यूशन वाला मानो तो जल्दी समझ में आएगा. अगर किसी की ब्रेक इवन ज्यादा है और वो ब्रेक इवन कम करना चाहता है, क्योंकि ब्रेक इवन जितना कम होगा उतना बेटर है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो उसको क्या कोशिश करनी चाहिए, अपनी फिक्स कॉस्ट को कम करने की कोशिश करनी चाहिए. जब फिक्स कॉस्ट कम होंगी तो ब्रेक इवन कम होने की संभावना है, एंड एट द सेम टाइम वो चाहे तो कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की कोशिश करे. तो ये दो कोशिशें से वो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा कैसे, सेलिंग प्राइस बढ़ाइए और वेरिएबल कॉस्ट को कम करिए. तो ये कोशिशों से आप अपना ब्रेक इवन कम कर सकते हो. जैसे ही आप अपना ब्रेक इवन कम करोगे आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ सकती है. तो किसी को अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ानी है तो ब्रेक इवन कम कर लो, या एक्चुअल सेल बढ़ा लो. आप कह रहे हो ब्रेक इवन सर 8 लाख है, वो वही रहेगा, लेकिन हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ानी है, तो अभी 20 लाख रुपए का सामान बेचते हो, कोशिश करो 30 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का टर्नओवर बढ़ाओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगी. तो जितनी ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उतना बेटर है. पहले नोट नंबर आपको 2 पढ़ाता हूं. नोट नंबर 2 देखो, अ हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी शोज दैट ब्रेक इवन पॉइंट इज मच बिलो द एक्चुअल सेल. यानी जितनी ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आपका बहुत नीचे है. समझ पा रहे हैं बात को. टोटल सेल आपकी 1 करोड़, ब्रेक इवन है 10 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 90 लाख है. ओके सर, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है तो इसका क्या मतलब है, लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट कर रही है कि आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब ब्रेक इवन ज्यादा. ब्रेक इवन कब ज्यादा होगा, जब फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी. तो लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूजुअली इंडिकेट्स हाई फिक्स्ड ओवरहेड सो दैट प्रॉफिट्स आर नॉट मेड अंटिल हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी टू एब्जॉर्ब फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि हम कमाते हैं तब भी वो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में तब्दील नहीं हो पाता, प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पाता. रीजन में कंट्रीब्यूशन उतना हो ही नहीं पाता कि फिक्स कॉस्ट को कवर कर ले जाए. कंट्रीब्यूशन जब तक फिक्स कॉस्ट से ऊपर नहीं निकलेगा प्रॉफिट होगा नहीं. तो अगर फिक्स कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा है तो आपको हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी, हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी मींस हाई सेल करनी पड़ेगी ताकि आपका प्रॉफिट हो जाए. समझ में आई बात आपको, पक्का. जैसे भी पासिंग क्राइटेरिया 50 मार्क्स का, मान लो इंस्टीट्यूट ने अमेंड कर दिया कि अब पासिंग क्राइटेरिया 80% है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ देंगे आप सीएस. हाँ सच्चाई तो यही है,
दिस सिचुएशन ऑफ लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉल्स फॉर रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट और इंक्रीजिंग सेल्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, एक एक करके आपने डाउट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 1 में किसी को डाउट हो? नहीं? 2 हो तो पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। है किसी को तो हैंड रेस करिएगा ना। और ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी पूछ सकते हो, हम देखते रह रहे हैं तुम्हारी तरफ भी। जो डाउट है क्वेश्चन नंबर टाइप करके हमको भेज दो। क्वेश्चन 3 में किसी को डाउट? नहीं, सॉल्यूशन देखना पड़ा होगा 3 का, अपने आप तो हुआ नहीं होगा, बिना सॉल्यूशन देखे तो नहीं हुआ होगा। इतना तो हमें तुम पे भरोसा है। हो गया था। अच्छा, बहुत समझदार बच्चे मिले फिर तो। क्वेश्चन 4, अब देखिए इसमें क्वेश्चन 4 में आज जो फॉर्मूला समझा है उससे आप करेंगे तो हो जाएगा, मैं बताता हूं, भी करा देते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन 4 करते हैं। द सेल टर्नओवर एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द 2 पीरियड वर एज फॉलोज। 2 पीरियड की सेल दी है, 2 पीरियड के प्रॉफिट दिए हैं। पूछ क्या रहे हैं सर? एक तो पीवी रेशियो पूछ रहे हैं, एक सेल रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। अगर 5 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो कितनी सेल करनी पड़ेगी, और तीसरी चीज पूछ रहे हैं प्रॉफिट व्हेन सेल आर 10 लाख। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का सर एक फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, लेकिन वो फॉर्मूला यहां नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं, तो फिर कौन सा लगेगा? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। तो करिए पीवी रेशियो, साथ में कर लेते हैं ये, आप कॉपी में करिए। पीवी रेशियो ये कर लिया था कि ये वाला पोर्शन? अच्छा, ये वाला कर लिया था ज्यादातर बच्चों ने, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट 4 लाख माइनस 2 लाख अपॉन चेंज इन सेल में ऐसे लिख दे रहे 30 लाख माइनस 20 लाख इंटू 100। तो 4 लाख माइनस 2 लाख ऊपर हो जाएगा हमारा 2 लाख, नीचे बचेगा 10 लाख। लाख लाख कट गया, 2 अपॉन 10, 1 अपॉन 5, 20, 100 अपॉन 5 मतलब 20%। 20% का हमारा पीवी रेशियो आ गया। आ गया। अब दूसरी चीज पूछ रहे हैं, सेल रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। अच्छा, रिक्वायर्ड सेल के मैंने 2 फॉर्मूले आपको पढ़ाए हैं, एक जो यूनिट्स में निकलेगा, एक जो रुपीज में निकलेगा। आप कौन सा लगाएंगे? रुपीज वाला। क्यों? यूनिट्स वाला क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि यूनिट्स वाला इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता ही नहीं है। या तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता होता, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता होता, पर यूनिट की कहीं कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हम लोग रुपीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और पीवी रेशियो भी निकाला, उससे भी समझ में आ ही रहा है, इसीलिए दिन के लिए निकलवाया गया होगा। तो आओ दूसरा पार्ट, ये तो नहीं कर पाए होगे दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट अब कर लो। रिक्वायर्ड फॉर्मूला लिखो, सेल्स ब्रैकेट में इन रुपीज इज इक्वल टू, साथ में करो, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। रिक्वायर्ड सेल सर अपने को निकालनी है, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितनी है? अरे फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं, ले भैया ले। चलो बाकी जो है वो तो लिख देते हैं, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। बोलो डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। प्रॉफिट में हम लिख दे रहे हैं 5 लाख अपॉन पीवी रेशियो हम लोगों ने निकाला 20, वो भी लिख देते हैं, इंटू 100 भी। सर लेकिन फिक्स कॉस्ट के बिना काम कैसे चलेगा? फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट मैं बता रहा हूं कैसे होगा। फिक्स कॉस्ट निकल पाएगी आपसे? टेबल से निकाल लेंगे पक्का। सेल में पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो कितना है? 20%। जैसे मान लो पीरियड 1 की सेल उठाते हैं 20 लाख की, 20 लाख का 20% कंट्रीब्यूशन निकालो जरा। 4 लाख का पीरियड 1 में कंट्रीब्यूशन, 4 लाख का। प्रॉफिट कितना है? 2 लाख का। 4 लाख का कंट्रीब्यूशन, 2 लाख का प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट बोलो 2 लाख की फिक्स कॉस्ट। आप पीरियड 2 में भी चेक करोगे तो 2 ही लाख की मिलेगी, कोई भी एक निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा। पीरियड 2 में भी अगर आपको चेक करा दे, 30 लाख की सेल है, 20% आप पीवी रेशियो बोल रहे हैं, तो 30 लाख का 20% 6 लाख। ये हिंदी समझ में आती है ना? 30 लाख इंटू 20% 6 लाख और का कंट्रीब्यूशन है, और फिक्स कॉस्ट आपकी, प्रॉफिट आपका 4 लाख है, तो 6 लाख माइनस 4 लाख, दैट मींस फिक्स कॉस्ट विल बी 2 लाख। सबको समझ आ गया फिक्स कॉस्ट? क्या ये आप कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाना पड़ेगा आपको, अगर नंबर चाहिए तो। ये फिक्स कॉस्ट वाला कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में दिखा देंगे। और आपने बताया कितनी बताई फिक्स कॉस्ट? 2 लाख। दोनों पीरियड की कभी अलग अलग नहीं आएगी, अगर अलग अलग आ रही है तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। आपकी अलग अलग आ रही है? नहीं, अगर आई तो नहीं, कभी नहीं अलग अलग आएगी। हाँ, क्योंकि हमने दोनों को यूज करके पीवी रेशियो निकाला, तो अलग अलग आ ही नहीं सकती। अलग अलग आने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हम मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सॉल्व करिए। 7/20, 7 अपॉन 20% करिए जरा, रिक्वायर्ड से 35 लाख।
35 लाख रुपए की सेल, रुपए और लगा देना। पीवी रेशियो निकाल लिया। फिर ये देखो टेबल बना के हमने फिक्स कॉस्ट निकाली है। सेल 20 लाख गिवन, कोई भी एक पीरियड की उठा ली हमने, जैसे पीरियड 1 की उठा ली। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला, सेल इंटू 20 लाख इंटू 20% पीवी रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंस हो गई, प्रॉफिट गिवन था तो हमारा फिक्स कॉस्ट भी डिफरेंस हो गई। ठीक, फिक्स कॉस्ट आप दिखा दोगे, फिर रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला लगा करके रिक्वायर्ड सेल आ गई। तीसरा पोर्शन पूछ रहे थे, दूसरा हो गया ना, सबको समझ आ गया। तीसरा पूछ रहे थे प्रॉफिट निकालो व्हेन सेल आर 10 लाख। सेल दी है 10 लाख, निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है। आप ये सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, रिक्वायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। रिक्वायर्ड सेल में आप 10 लाख रख देना है, नहीं आप निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट आप कह रहे हो 0 आ रहा है, हाँ ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो 10 लाख का रिक्वायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट आपकी 2 लाख प्लस प्रॉफिट को एक्स लिया है, आप डिजायर्ड प्रॉफिट को डिजायर्ड प्रॉफिट भी लिखा रहने दे सकते हो, आपकी मर्जी है, अपॉन 20%। इसको सॉल्व आप करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा जो कि इसमें 0 आ रहा है। क्लियर। अगर आप कहीं ये फॉर्मूला भूल गए तो टेबल बना के भी कर सकते हो। जैसे इसी केस में आप अगर ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, आप कह रहे हो सर हम प्रॉफिट जो है हम फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, हम टेबल से निकालेंगे, कर सकते हो टेबल से। कैसे टेबल से करोगे, तो सेल गिवन है 10 लाख की, पीवी रेशियो आपको पता है 20%, तो पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सेल इंटू पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपको पता है 2 लाख की, तो अपने आप प्रॉफिट 0। टेबल से भी कर सकते, किसी एक से करना है, हमने दोनों करके आपको दिखाए हैं एग्जाम में। आप यहाँ और लिखा है मैंने, एग्जाम में किसी एक तरीके से आप उसको करके दिखा दें। समझ गए आप बात को। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा के पीवी रेशियो निकाल लिया था सभी ने, पक्का हो गया था ये, ना हुआ हो तो हैंड रेज कर देना। 6 हो गया था, 6 किसमें, अच्छा इसमें, हाँ अब रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला भी कर लो भी। रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला आपको बताइए, करो। असर्टेन सेल व्हेन फिक्स कॉस्ट दी है, प्रॉफिट दी है, ब्रेक इवन, हाँ कर लो बिल्कुल। रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। 5 वाले में क्या था, प्रॉफिट निकालना, तो आपने कर लिया। 5 वाले में भी आप चाहो तो रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला लगा सकते हो, और नहीं तो अगर टेबल बना के भी कर लिया तो भी ठीक है। हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहे हो। पीवी रेशियो के फॉर्मूले से 6 वाला नहीं हो पाएगा, कैसे किया। पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमको बताते जाओ एक बार। फॉर्मूला क्या लगाया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। फिर क्या किया, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किया, हाँ ठीक है। पीवी रेशियो लेकिन निकालना पड़ा होगा ना, नहीं। अच्छा हम ये लगा कि आप कह रहे हो, मतलब हमें लगा कि आप कह रहे हो पीवी रेशियो के लिए पीवी रेशियो का फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ पीवी वो तो आप कर सकते हो, हाँ ठीक है। तो पीवी रेशियो आपने निकाल लिया पहले ये वाले फॉर्मूले से, फिर पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो, एक ही बात है। देखो इधर देखो, ये जब आप करोगे ना, यहाँ सेल करोगे और इसकी जगह पीवी करोगे, तो यही फॉर्मूला तो हमने भी लिखवाया है। पीवी इज इक्वल टू, आप बोल रहे हो ना फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल हो जाएगा, सेल को इधर ले जाओ, पीवी इधर ले जाओ, यही तो हमने भी लिखवाया है। हाँ वो कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बिल्कुल। इतना आसान चैप्टर है ये। बताओ सब लोग निकालो आराम से, बाकी लोग कंफ्यूज ना हो। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, फिर रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला लगाओ। ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले से पीवी रेशियो आ जाएगा, रिक्वायर्ड सेल के रेशियो फॉर्मूले से आपका रिक्वायर्ड सेल आ जाएगी। डन, 60,000 सबका हो गया, आ गया, रिक्वायर्ड सेल आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 अभी करके बताइए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन है, आज सीखा है आपने, मैं पढ़ा देता हूं क्वेश्चन। अ कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर 2021, 30,000 का प्रॉफिट कमाते हैं। मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस दिया है 8 और 10, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 10।
फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा प्रॉफिट के साथ कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। तो पहले पीवी रेशियो निकाल लो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करके, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। करो, पहले पीवी रेशियो निकालो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, खत्म करो। हाँ हाँ, बाहर जाके कॉल कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। 1 मिनट चलें बेटा, 1 मिनट। ये आपने कर लिया, 7 कर लिया? अच्छा ठीक है, बोलो 2 में पूछ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रही है कैपेसिटी ऑफ दी फैक्ट्री 15,000 यूनिट दी है, तो उसका कोई यूज है? नहीं, उसका कोई यूज नहीं। कैपेसिटी मतलब, हाँ कंफ्यूज करने, कैपेसिटी मतलब हम इतना बना सकते हैं, लेकिन हम बनाते नहीं इतना, हम बनाते केवल 10,000 यूनिट है? हाँ, वो टोटल कैपेसिटी, जैसे आप लोग की टोटल कैपेसिटी है 24 घंटा पढ़ने की, पढ़ते 24 मिनट भी नहीं है, तो ये है फर्क। ठीक है, रिजल्ट एक्चुअल पढ़ाई पे आता है, कैपेसिटी पे नहीं आता है ना, जैसे प्रॉफिट एक्चुअल पे आता है। आप देखते हैं मेरे पास अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया आंसर्स होते हैं, आप समझ पाते हैं उस चीज को। आप लोग ने अपने जीवन में मैक्सिमम पढ़ाई कभी कितने घंटे करी है? कोई ब्रेक दे दे करके 10-12 घंटे करी आपने? वेरी गुड। 14 घंटे, क्या बात है। एक रात में जितने घंटे होते थे, घंटे तो बहुत होते, आप रात अब पता नहीं ना आप कहां से जोड़ना शुरू कर रहे हैं, कहां तक जोड़ रहे हैं। पूरी रात मतलब 10-12 घंटे हो गए होंगे। बोर्ड्स के टाइम पे पूरी पूरी रात पढ़ते थे, तब पढ़ाई कठिन होती, तब तो सीएस तो आसान है, गली के बच्चे बच्चे भी कर लेते हैं, तब पढ़ाई है। मॉड्यूल 2 में पढ़ाई करी थी, 12 घंटे पढ़ते थे, क्या बात है, वेरी गुड। तो जो बच्चे बोर्ड के समय पढ़ रहे थे वो अब कहीं छोड़ दी उन्होंने, अब तो पढ़ाई टफ हुई है ना कि इजी हो गई। क्या हो गया? मतलब मन नहीं लगता ना, दिन में मन लगता है ना रातों में, ऐसा क्या है? शांति नहीं मिलती? अच्छा, रात में शांति रहती, कोई डिस्टर्ब नहीं करता? नहीं, पढ़ो रात में पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई करो ना। कौन पापा नहीं पढ़ने देते? हाँ, अच्छी बात है। तो आप दिन में पढ़ती हैं? सुबह कितने बजे उठ जाती हैं? सुबह 6 बजे उठती हैं। हम लोग के समय पे भी हम लोग दिन में ही पढ़ते थे, रात को आज तो लेकिन जो कल्चर हो गया रात वाला, हमको समझ में नहीं आता। हाँ 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 हाँ, 4 बजे जल्दी हो जाता है। हम लोग अपने समय के सीए के समय में 2 बजे 3 बजे बिस्तर छोड़ देते थे। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है ऐसे ही खड़े यहाँ पे बिना पढ़ाई लिखाई करे? 2 बजे 3 बजे उठ जाते थे डेली, नियम से, क्योंकि सुबह 5:30 पौने 6 बजे कोचिंग शुरू हो जाती थी। हाँ, आपको क्या, आप बड़ा टाइट शेड्यूल रहता था हम लोगों का। 5:30 पौने 6, बड़ी ठंड, कोहरा है ना, फाइनल के बाद सीए फाइनल, कुछ दिख नहीं रहा, बाइक चला रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा आगे, बस भगवान का नाम लेके चले पड़े हैं। पहुंचे 10:30 पौने 11, किसी तरीके से कोचिंग खत्म हुई, लगातार पढ़ाते थे, कोई ब्रेक नहीं देते थे। कोचिंग खत्म हुई, भागते भागते ऑफिस पहुंचे, पहले 4 गालियां खाई, क्योंकि ऑफिस पहुंचने का टाइम था 10 बजे, कभी 10 बजे पहुंचे नहीं, क्योंकि कोचिंग खत्म होती 10:30 पौने 11, सुबह से कुछ खाया नहीं है। फिर उसके बाद काम पे लग गए, उसके बाद फिर लंच होता था 1 से 1:30, उनके यहाँ फिक्स टाइम था लंच का। तो उस समय नॉर्मली मम्मी जब टिफिन दे देती थी तो टिफिन खा लिया, नहीं तो उधर छोले भटूरे मिलते थे वो ढकेल लिए। कोशिश करते थे उस आधे घंटे में 10-15 मिनट में खा लें, बाकी 10-15 मिनट पढ़ाई के लिए निकाल ले। और जिस समय बाइक तो बाद में खरीदी, पहले टेम्पो से बहुत चले, उस समय बहुत पढ़ाई करते थे टेम्पो में। टेम्पो में बैठ के हम लोग की एएस की बुक होती थी, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, डीएस रावत करके उस समय पे, तो वो पूरी बुक हमने टेम्पो में ही पढ़ी थी। हाँ हाँ, हम बढ़िया गाने चल रहे होते थे, हमें डिस्टर्ब नहीं होता था। आप लोग जैसे शांति चाहिए, तो शांति दिमाग में होनी चाहिए पढ़ने के लिए, कि पढ़ना है, कुछ बम फोड़ दो, शांति चाहिए, तो वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। सच बता रहे हैं आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पढ़ने का इतना डेडिकेशन आपके अंदर है। उसके बाद शाम की कोचिंग होती थी, शाम की कोचिंग 5-5:30 शुरू होती थी, हम पहुंचते 6 बजे थे, तो ऑफिस से भाग दौड़ करके किसी तरीके से 10 बजे वो खत्म करते थे, फिर घर पहुंचते थे।
फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ किया, 11 साढ़े 11 नींद आई, सो गए, 2 बजे 2:30 बजे उठ गए, फिर पढ़ना है। कैसे ऐसे कैसे बनेंगे? ट्रेनिंग के आपके तो हम देखते हैं ना, ट्रेनिंग नहीं है। हम तो सोचते अगर उस समय ट्रेनिंग नहीं होती तो हम लोग झंडे गाड़ दिए होते बिल्कुल। और उसके अलावा बीच बीच में ऐसा होता था कि जैसे जैन सर ने बुला लिया, डीसी जैन सर थे और उन्हीं के हमने आर्टिकलशिप करी है, वो बुला लिया, कल आपको एनटीपीसी जाना है, गोरखपुर जाना है, औरैया जाना है, यहाँ और बहुत बाहर के ऑडिट्स। अब जाना है, 1 हफ्ते के लिए जाना है, क्लासेस गई। अब तो आपको ऑनलाइन और ये सब बैकअप मिलता है, हम लोग कहाँ ये सब मिलता था। अब पहले फिर हम बुक्स का बैग लगाते थे, कपड़े जो हैं वो तो है, पहले बुक्स का एक बैग लगाते थे कि वहां जाएंगे तो रात में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड से पूछते आज क्या पढ़ाया सर ने, अच्छा, कवर करते थे किसी तरीके ना। उतना उस समय इंटरनेट भी नहीं था कि आप जो यूट्यूब और ये सब करके देखते हैं, ये सब क्या ही बोले। अब पढ़ने वाला बच्चा ना, वो उसको ये सब नहीं करना पड़ता इस तरीके से। मतलब आपको मेहनत, हम वही देखते हैं ना आप लोगों को कि अपने अपनी जिंदगी में कितने घंटे मेहनत करिए। ऑडिट करके पहुंचने के बाद सो गए अगर, तो फिर बनेगा थोड़ी ना। इसलिए इतना आर्टिकलशिप कर रहे थे, 1000 रुपए मिलते थे, 1000 रुपए केवल महीने के। स्टाइपेंड इतना ही था, 1000 रुपए। लेकिन जब बैंक अकाउंट में आते थे तो बड़े तसल्ली होती है, कुछ तो कमाए। हम अपनी पर डे का निकालते थे ना, डिवाइड बाई 30। 33 रुपए रोज के मालिक है। तो खैर, वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपकी आर्टिकलशिप नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तब आप लोग, और उसके बाद इतने लीनियंट हैं आप कि एक एक ग्रुप करके देते हैं। हमें तो आज भी याद है सीए में, जब सेकंड लेवल था, इंटर था, सीबीटी क्लियर हो गया था, इंटर, मेरी सिस्टर भी सीए है, तो मैंने उनसे कहा था दीदी से, दीदी ऐसा करते हैं, एक ग्रुप करके दे देते, एक एक करके। तो उन्होंने मेरी बुकें उठा करके फिर डाली, कहती तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें वो दिन आज भी नहीं भूलता, बहुत साल पहले की बात है। हमने फिर कभी, फिर उसके जमाने में कभी आए नहीं कि एक एक करके दे देते हैं। हम तो एक एक का इसका मतलब ऑप्शन ही नहीं है, घर वाले ही जीने नहीं देंगे। तो आप विदाउट ट्रेनिंग एक एक करके करते, और एक एक में भी इतने लीनियंट की कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये फर्क आ गया है इस जमाने में। एजुकेशन लेवल बहुत गिर गया है, स्कूल का लेवल गिर गया, बच्चों ने भी गिराया। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। फोन्स और ये सारे ने आपको बहुत कुछ डिस्ट्रैक्ट किया है। हमको तो आज भी याद है, एक समय पे वो, बहुत बाद में हमने, वो एक रिलायंस का उस समय फोन आता था, सस्ता वाला, बटन वाला। उसकी ना थोड़े टाइम तो रहा, उसके बाद मेरे से स्क्रीन टूट गई थी। हमने बहुत टाइम तक स्क्रीन नहीं बनवाई, सागर मार्केट में पता किया था, पता नहीं 250-300 कितने की स्क्रीन थी। हमने, अरे नहीं बहुत ज्यादा महंगी है। और बहुत, फिर फोन बजता तो हम लैंडलाइन की तरफ उठाते, हाँ कौन। तो वो दौर से गुजरे हैं ना, तब इस दौर तक आते हैं तो अहमियत पता चलती है 1-1 रुपए की। आज आप जैसे किसी को देखते हैं कि वो इतना बन गया है, सेटल है, लेकिन उसके पीछे उसने कितने गड्ढे खोदे हैं, कितने पापड़ बेले हैं, वो उसका दिल जानता है। हम लोग अपने साथ के लोगों से अभी भी मिलते हैं जब, तो पुरानी बातें करते हैं, बहुत है ऐसी बातें। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने लेवल्स आपको खुद सेट करने पड़ेंगे जीवन में, कोई दूसरा नहीं करने आएगा आपके लिए। और आप किस घर में पैदा हुए, ये आपकी किस्मत थी, आपके हाथ में नहीं था। लेकिन आपका बच्चा किस घर में पैदा होगा, अमीर रहेंगे आपकी, गरीब रहेंगे, वो आपकी किस्मत है। तो मम्मी पापा आपके पढ़वा रहे हैं, इससे बेस्ट इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। इंडिया में अगर आपके पेरेंट्स पढ़वा रहे हैं किसी भी तरीके से, या आप खुद अपनी कमाई से पढ़ रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो ये इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको अपनी किस्मत बदलने के लिए नहीं मिल सकती। और कोई तो तरीका हमें नहीं लगता, हमने अपने जीवन में अपना जो देखा, कि हमें नहीं लगता कि बिना पढ़ाई करे हम अपनी जिंदगी कुछ बदल सकते थे। ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि आरबीआई जाके लूट लाएंगे, है ना। तो पढ़ने का ही एकमात्र तरीका है, और आपका सिर्फ पढ़ाई है। जब भी पढ़ने का मन ना किया करे तो सोचा करो। हमने तो अपने जहाँ पढ़ते थे तो वॉल पे, घर पे बड़ा बड़ा अक्षरों में हमने टाइम टेबल लगा लिया था अपना बना के, और उसमें लिख लिया था कि इसको फॉलो करना पड़ेगा, रोज इतने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, बड़े बड़े अक्षरों में FAIL। जब भी पढ़ने का मन नहीं करता था, डिस्ट्रैक्ट होते थे, तो कई बार होता है भाई, हम भी ह्यूमन बीइंग आपकी ऐसे गुजरे हैं, यार चलो घूम आते हैं, कुछ कर लेते हैं, टीवी हम भी देख लेते हैं, मम्मी टीवी देख रही हैं, सास बहू के सीरियल चल रहे हैं, है ना, चलो
तो वो नज़र में जाता था। जब नज़र में जाता तो डर लगता था, फिर पढ़ने बैठ जाते थे। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको टाइम चुराना पड़ेगा, आपको कोई बोलने नहीं आएगा। हम लोग ने आर्टिकलशिप के बीच-बीच में चोरी करी है, पढ़ाई की। पढ़ाई कर लेते हैं, यही ये काम फटाफट निपटा लेते हैं, धीमे से भी कोई देख नहीं रहा, पढ़ाई कर लेते हैं। बीएसएनएल जाते थे ऑडिट करने, मैं था और एक और समय पे था, भूपेंद्र था उस समय। तो हम लोग धीमे से ना कैंटीन निकल जाते थे, बुक लेके। प्रैक्टिकल एफएम सॉल्व कर रहे हैं बैठ के दोनों जन। और बोल जाते थे नीचे, इतनी ट्यूनिंग हो जाती है। बाकी सर आए तो बुला लेना, सर आए तो उसने बुला लिया। बुक वहीं छोड़ के जाते सर देखेंगे कि तुम बीच में गए चले गए, पानी पीने गए थे सर। चुराना पड़ेगा आपको समय, आपको निकालना पड़ेगा। एक और फ्रेंड है, उसके साथ हम ऑडिट पढ़ने जाते थे, हम लोग मैस्कर काटते होता ही उस समय वहां जा रहे हैं ऑडिट पढ़। टाइम निकालिए आप। आपको तो आर्टिकलशिप नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल गले में तलवार लटकी रहती थी। वो 3 साल जीवन के इसे लगते थे कि भैया क्या कर रहे हैं, गले में तलवार थी। कुछ भी अपनी मर्जी से कर नहीं सकते, लेट हो गए गाली खा रहे हैं, काम टाइम पे नहीं दिया गाली चल रही है ना। कपड़े ढंग के नहीं पहन के गए। एक बार हमें याद है, हम रेड टी शर्ट पहन गए थे, पता नहीं था तब, इनिशियल बात थी। रेड टी शर्ट पहन गए, जैन सर ने अंदर बुलाया, दौड़ में आए हैं। नहीं सर, छोटे थे। ये कैसे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहन के ऑफिस आया जाता है। फिर हम जब घर गए, हमने ये हटा दो, हम इसको जीवन में नहीं पहने। तो खैर बहुत कुछ सीखने को मिला। वो आर्टिकलशिप ना होती तो इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं आता। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीजें। हमारे तो फर्म में 10 पार्टनर थे और भगवान की दया से हमें 10 के 10 के साथ काम करने का मौका मिला जहां हमने आर्टिकलशिप करी थी। सबका अपना एक वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट था। सबसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत गालियां खाई हैं, बहुत डांट खाई है, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन हर एक चीज बहुत इंसानों से सब कुछ सीखा है। उसके बाद जॉब, एमएनसी में भी जॉब करी है मैंने। मैंने पार्टनर भी रहा हूँ कानपुर की बहुत अच्छी फर्म में। अपना भी प्रैक्टिस कर रहा है, अभी भी करता हूँ। बहुत सारे मेरे पास क्लाइंटेज थी, कुछ क्लाइंटेज मैंने फिर पढ़ाने पे मैनेज नहीं हो पा रहा था, दे दी किसी को। तो बहुत कुछ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। आपको तो अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है। घर जाने के बाद हमें तो लगता नहीं है कि आपके पास काम ही क्या है। खाना खाइए, पढ़ने बैठ जाइए। खाना भी आपको मेरे हिसाब से इस समय तो लगा लगाए मिल जाता होगा। ज्यादातर बच्चों को, एक आधे बच्चे को छोड़ के ज्यादातर बच्चों को तो मम्मी दे देती है, बेटा खाना खा लो। आपको करना क्या, आपको सिर्फ खाना खाना है, पढ़ाई करनी है। जैसे डिस्ट्रैक्ट हो, कुछ लिख लीजिए सामने कि तब नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, कुछ भी इस तरीके का। मोबाइल को किनारे रख दीजिए, हटा दीजिए मोबाइल फोन, जरूरत ही नहीं है आपको। तो हर एक समय जब आप बर्बाद कर रहे हो तो ये सोचा करो अपने दिल से कि यार पूरे इंडिया में क्या कोई बच्चा पढ़ रहा होगा इस समय। अगर दिल से आवाज आए हाँ, तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे। हमारे माँ बाप कौन से अंबानी है कि हमें नहीं पढ़ने की जरूरत। और आपको आवाज है ना, तो हमें और पढ़ना है कि अगर एक बच्चा ही पास हो तो हमें पास होना है। पेपर इजी आए, पेपर टफ आए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी मेहनत है तगड़ी। मैं आपको बताऊं, जब हम एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम देने जाते थे, आमतौर पे आप लोग की भी, सबकी ज्यादातर आदत होती है बुक्स लेके जाते हैं, उस टाइम पढ़ते। मेरी वो आदत नहीं थी। मैं उस समय बुक नहीं लेके जाता था और एग्जाम से पहले नींद भी अपनी ठीक ठाक पूरी करके जाता था। वो रात वाला नहीं, एग्जाम से पहले वाला नहीं करता। एग्जाम से पहले कि वहां ऐसा ना हो कि वहां ही माइंड सो गया, ब्लैंक हो गया। तो एग्जाम से पहले भी बुक नहीं पढ़ते थे। बच्चे कहते थे ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। नहीं यार, तुम पढ़ लो। पेपर जैसे मैं आज भी याद है, फाइनल में डायरेक्ट टेक्स्ट का मेरे समय पेपर बहुत टफ आया था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बुक्स में या कहीं नहीं थी। तो मैं क्या करता था, मेरी आदत थी, मैं सीबीडीटी की वेबसाइट खोल करके सर्कुलर नोटिफिकेशन पढ़ा करता था। सीबीडीटी के उस समय पे जब इंटरनेट की इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, उसमें से काफी सारी चीजें उन्होंने पूछी थी, मेरे को आता था, मैंने लिख दिया। मेरे 66 या 67 कुछ ऐसे नंबर थे। बहुत से बच्चे बाहर आके ये क्या दिया था, वो क्या, हमें तुम्हें पता नहीं, ये तो इसमें से था। तो ये आप होमवर्क करके जाना पड़ेगा आपको। मैदान में अगर आप उतरने जा रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि बॉल सही नहीं आई थी। बॉल तो वो फेंकेगा ना, उसका काम है बॉल फेंकना। आपको बैटिंग उतनी तगड़ी करनी है कि तुम बॉलिंग जैसी कर सकते हो कर लो। बैटिंग करनी है, एक बच्चा पास होगा वो हम होंगे। इतना आपको अपने अंदर डेडिकेशन, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जिस समय आपको लग रहा है कि यार
अभी पूरी पढ़ाई नहीं हुई, सोने का मन कर रहा है, कैसे सो सकते हैं हम? कैसे सो जाए? पानी रखिए, ये भी किया है। और तो जमीन में बैठ के पढ़ते थे, कोशिश करते थे घर में कि बिस्तर पे ना पढ़े, है ना। टेबल चेयर, और टेबल चेयर से भी कई बोर हो गए, जमीन बैठ जाते थे और पानी रखते थे, ठंडा पानी। नींद आ रही है ना, किनारे मुंह धो लिया, सूख तो जाएगा ही। वो आपको इतना डेडिकेशन लाना है अपने अंदर, इतना लेके आइए बेटा। बहुत कंपटीशन है हमारे इंडिया में, इस समय पॉपुलेशन लेवल सबसे ज्यादा है। आप जैसे जैसे बनते जाएंगे, आप फेस करिएगा, कंपटीशन बहुत तेजी में बढ़ रहा होगा। आप जॉब इंटरव्यू में, आपको क्या लगता है सीएस बनने के बाद भी आप जाओगे तो आप अकेले जाओगे? बहुत भीड़ होगी। आप अपने आप को कैसे अलग कर रहे हो? बहुत लंबे गैप के बाद पास होगे, उसके बाद पहुंचोगे, तो अपने आप इंसान का मोटिवेशन लेवल बहुत कम हो चुका होता है। आपके अंदर ऐसा क्या है कि आपको हायर कर लिया जाए? इवन सीएस बनने के बाद बता रहा हूं आपको, क्या स्पेशल है आपके अंदर? 10 सीएस खड़े, आपको क्यों हायर किया जाए? नो को क्यों ना किया जाए? क्या है आपके अंदर? कौन सी काबिलियत है? ऐसा क्या खास है आपके अंदर? आप सोचोगे कि भैया इतना बढ़िया हम सीएस करके निकले, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहे आप कोई कोर्स पकड़ ले, बनने के बाद बिल्कुल छन छन के लक्ष्मी माने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत मेहनत उसके बाद करनी पड़ती, असली मेहनत उसके बाद शुरू होती है। हम लोग को भी ऐसा लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम लोग को भी ऐसा लगता है जब हम लोग पास हुए थे, हमने बस अब दुनिया कदम है, कर लो मुट्ठी। था ना उसमें वो रिलायंस का था, क्या था वो, कर लो मुट्ठी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ऐसे अपने कोई फीलिंग आती, हो गई अब दुनिया मुट्ठी, वो मुकेश अंबानी पैच। फिर बनने के बाद अपनी औकात पता चली, बनने के बाद भी कि भैया अच्छा इतना कंपटीशन है, ओहो अभी और ग्रूमिंग की जरूरत है, अभी और चीजें पता होनी है। ऐसा नहीं है कि बनने के बाद सब लोग भाई पसारे तैयार बैठे, आइए व्यक्ति सर आइए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़े, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। काम आपको दिया जाए तो आप, बहुत कुछ चीजें हैं। तो अभी तो आप बड़ी इनिशियल एज पे हो, खुद से कहीं तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हमें आज भी याद है जब दिल्ली का हम लोग का कैंपस प्लेसमेंट था, ऐसी भीड़, ऐसी भीड़, ऐसे लोग। क्यों आपको रखा जाए? क्यों दूसरे को ना रखा जाए? जीडी हुआ, अब जीडी में कानपुर वाले हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग मतलब आप लोग सब लोग, हम लोग दिल्ली वाले लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। जीडी हुआ, कोई टॉपिक दिया गया रैंडम, आप जितनी देर में सोच रहे हैं उतनी देर में उसने बोल लिया। मैं अबे ये क्या है? हाँ ये फील होता है अंदर से, ये समझ में आया कि ये कमियां हैं आपके अंदर अभी, और बहुत सारी कमियां हैं जीवन के अंदर, आपको सुधारना पड़ेगा। सिर्फ फ्रेंड्स में बात कर लेना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर इंस्टीट्यूट कोई सेमिनार करा रहे, ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जाइए, निकलिए बाहर। कभी आपको मौका मिले कि पार्टिसिपेट करना है, आपसे बोला जा रहा है कि आप पार्टिसिपेट करोगे या वोट ऑफ थैंक्स आप दे दो, वो सब करो, दो। थोड़ा बोलना सीखो, जरूरत पड़ेगी आपको, समझ रहे हो? ठीक है, चलो। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, वो हो गया, 7 हो गया, है ना। एक क्वेश्चन दिसंबर 2024 के एग्जाम में आया हुआ है, वो मैं आपको करा देता हूं। एक क्वेश्चन जरा नोट करना। तो आज से आप लोग का जो टारगेट था, या जो आपका बेंचमार्क है खुद का, जिसने 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाए, कोशिश करो उसी को तोड़ने की। और घंटे पढ़ो कि हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, चलो नोट करो। जेन एंड कंपनी, ZEN, Zen and company made sales for a certain period for rupees 25 lakh. स्वाति प्रोजेक्टर बंद कर दो। Zen and company made sale for a certain period for rupees 25 lakh. Full stop. The net profit for the same period was rupees 2,50,000. The net profit for the same period was rupees 2,50,000. Full stop. Fixed overheads were rupees 3,75,000. Fixed overhead were rupees 3,75,000. 375
000। नेक्स्ट लाइन, कैलकुलेट, चार चीजें निकालनी है। पहली चीज, फर्स्ट नंबर डालो, पीवी रेशियो। सेकंड, sales needed to generate a profit of rupees 3,75,000. Sales needed to generate a profit of rupees 3,75,000. तीसरी चीज, net profit when sale are rupees 37,50,000. Net profit when sales are rupees 37,50,000. Fourth, net profit, third वाला, net profit when sales are rupees 37,50,000. 375 4 times 0, 375 4 बार 0, देख लिया। फोर्थ, ब्रेक इवन पॉइंट, चौथी चीज ब्रेक इवन पॉइंट। ये चार चीजें अपने निकालनी है, करिए। कर पाएंगे? दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया। दोबारा रिपीट करूं क्या? नहीं, लिख लिया ना, ठीक है। सबसे पहले पीवी रेशियो, एक एक निकालते जाना, हमको बताते जाना क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले पीवी रेशियो पूछ रहा है, पहले पीवी रेशियो निकालो। देखते हैं पीवी रेशियो कौन सा बच्चा बताएगा। कितना? 25%। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी निकालो पीवी रेशियो। फॉर्मूला आप देख सकते हैं शीट से, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला देख के करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम पीवी रेशियो, क्योंकि जब तक पहला काम नहीं होगा तब तक बचे हुए 3 काम नहीं होंगे। तो पहला हो गया तो बाकी भी हो जाएंगे। निकाल दो, तुम चारों निकाल लो, फिर तुमसे निकालेंगे। और किसी का पीवी रेशियो आया? 25%। वेरी गुड, सही है। 25% सही है। ये सी अपॉन एस ना लिखा करो आप लोग, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल पूरा फुल फॉर्म यूज किया करो बेटा। वो तुम ये कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहे हो? साइंटिफिक नहीं अलाउड है। वो टूट के ले लेना एक है, हाँ ले लेना, ये नहीं अलाउड है साइंटिफिक। सी अपॉन एस हम आपको शीट में लिख के दे देते हैं, बट आप एग्जाम में पूरा लिखिए कंट्रीब्यूशन, सी कुछ नहीं होता, ठीक है। थर्ड वाला दोबारा बोल दें क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर रुपीज 37,50,000, 37,50,000 रुपए। पीवी रेशियो 25% सही है। पीवी रेशियो 25%। जिन बच्चों का पीवी रेशियो नहीं आ रहा है, देखो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100 करते हैं तो पीवी रेशियो आता है। और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आप फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर सकते हैं, ये भी तो आपकी शीट में लिखा है। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर आप जोड़ दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सेल गिवन है। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर ऐड कर दोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड ही फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड ओवरहेड मींस फिक्स कॉस्ट। चारों आ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फिक्स्ड ओवरहेड ही फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट में आप अपना ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये जोड़ दीजिए तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड करके इंटू 100 कर दो, 25% आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। अभी करते हैं,
पहले एक लोग सब लोग 25% निकाल ले, फिर आगे के आंसर चेक करते हैं। आया 25% पीवी रेशियो। अब दूसरा वाला करिए। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो होता है कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दिया सेल से, इंटू 100 कर दिया ऊपर, तो हमारा पीवी रेशियो आ गया 25% पीवी रेशियो है। उसके बाद सेकंड पूछ रहा है सेल्स नीडेड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3,75,000। इसमें आप रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100 रिक्वायर्ड सेल। सेकंड वाले में रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला लगाओ, रिक्वायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। इससे आपकी सेकंड वाले में सेल आ जाएगी 30 लाख, 30 लाख की सही आ रही है सेल सेकंड में, 30 लाख 30 लाख रुपए की सेल आ जाएगी। हाँ ट्विंकल आप बिल्कुल सही आंसर दे रही हैं, 25% गुड। सेकंड पार्ट भी करिए। आपने चारों आंसर निकाल लिए हैं। तीसरा वाला कितना आया और फोर्थ? सेकंड का कितना आ रहा है? 30 लाख आएगा बेटा, 30 लाख आएगा। सही। सेकंड वाले में रिक्वायर्ड सेल 30 लाख रुपए आएगी, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। फिक्स कॉस्ट दी है 3,75,000 की, डिजायर्ड प्रॉफिट भी 3,75,000 है, तो 3,75,000 प्लस 3,75,000 अपॉन 25 पीवी रेशियो आपने निकाला है इनटू 100। 3,75,000 प्लस 3,75,000 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 100, 30 लाख रुपए आपका सेकंड वाले का आंसर आएगा, 30 लाख रुपीज का। जी बिल्कुल ठीक, आप इसका भी आंसर ट्विंकल सही दे रही हैं, 30 लाख रुपीज। थर्ड का आंसर 5,62,500 सही है। थर्ड में क्या निकालना था? नेट प्रॉफिट निकालना था, सेल दी थी 37,50,000। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं रिक्वायर्ड सेल के, या टेबल बना के किसी से भी कर सकते हैं, दोनों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आंसर आपका प्रॉफिट जो आएगा 562,500 आएगा थर्ड वाले में। फोर्थ मैंने निकाला नहीं, मैं भी निकाल लेता हूं तो आपका आंसर मैं कंफर्म कर दूंगा, है ना। फोर्थ मैं भी निकाल लेता हूं, ब्रेक इवन पॉइंट, ताकि 3 मैंने निकाल लिए थे। कौन से में? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में डिजायर्ड प्रॉफिट 3,75,000 है, फिक्स कॉस्ट भी 3,75,000 है। 3,75,000 प्लस 3,75,000 अपॉन 25, डिजायर्ड प्रॉफिट 3,75,000 आया कैसे? क्वेश्चन में ही दिया है, सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है, सेकंड वाला पॉइंट, सेल नीडेड टू जनरेट, पूरा नहीं लिखा क्या आपने? सेकंड वाले में क्या लिखा है? सेल 3,75,000 लिखा है बेटा, 2,75,000 नहीं है। सेल नीडेड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ 3,75,000। ठीक है, तो आपने गलत नोट किया था। इधर से कोई कुछ बोल रहा था, बोलो एक बार फिर से, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो आप लोग बोल रहे थे, 2 बच्चों ने बताया था, वो ठीक था। आप बताओ। हाँ सही। जी ट्विंकल ब्रेक इवन पॉइंट आप सही बता रही है, नेट प्रॉफिट भी आप सही बता रहे, सब कुछ ठीक बता रहे। थर्ड वाले का आंसर आया सबका 562,500। ब्रेक इवन आप बताइए। 15 लाख सही है, ब्रेक इवन पॉइंट 15 लाख रुपीज का आएगा, 15 लाख रुपए। तो मैं चारों आंसर रिपीट कर दे रहा हूं। पीवी रेशियो 25%, सेकंड वाले में जो सेल्स निकालनी थी 30 लाख रुपए 30 लाख, थर्ड वाले में जो प्रॉफिट निकालना था 5,62,500, फोर्थ में ब्रेक इवन पॉइंट 15 लाख रुपीज। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से एग्जाम में करके आते हैं विद फॉर्मूला एंड फुल फॉर्म यूज करके, तो 5 नंबर हमें लगता है वो आपको पूरे देगा, नहीं तो 4 तो देगा ही देगा। एफसी नहीं लिख सकते, है ना, फुल फॉर्म यूज करना पड़ेगा।
वो क्यों समझे कि एफसी का मतलब फिक्स कॉस्ट। समझ रहे हैं आप बात को, आपको फिक्स कॉस्ट लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप घर पे भी रिवाइज करते हैं, रफ वर्क में दोबारा सॉल्व करते हैं, तो कोशिश करिए पूरा लिखो, है ना। तो जब आप पूरा लिखोगे तो एग्जाम में भी पूरी हेडिंग मतलब वो रहती है, हैबिट रहती है। नहीं तो अगर आप एफसी लिखोगे ना तो एग्जाम में भी आप एफसी लिख जाओगे जल्दी जल्दी में, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो देखो जब वो बच्चा, एक बच्चा भी बताया ना आपको कि अपनी बी शीट में वो नाम और नंबर लिखा है, नंबर नहीं नाम और रोल नंबर, हाँ, तो उसको जब इंस्टीट्यूट से चिट्ठी आ गई तो वो जल्दी, वो डेलिबरेटली नहीं किया उसने, बच्चा बच्चा था पढ़ने में। तो अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हम लोग जो करके जाते हैं ना, हैबिट वही होती है कि हम पीवी रेशियो लिख रहे हैं सी अपॉन एस, तो सी अपॉन एस, वो सी फॉर कंट्रीब्यूशन क्यों समझे, सी फॉर कैट क्यों ना समझे। आप समझ रहे हैं बात को। हाँ, और कुछ पूछना है किसी को, चारों आंसर आ गए। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका होता है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।